पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा पे एक स्ट्रेटजिक एनालिसिस करेंगे। इसके लिए जो नए लोग हैं, नए लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक इधर उधर जो भटकते रहते हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये पढ़ें कि ना पढ़ें, तो वो भटकना आपको बंद हो जाएगा। और इस पे आप एक बढ़िया एनालिसिस है, आप इसको जो है गंभीरता से लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, आप पीटी पास कर लेंगे। तो आपको इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है सिलेबस की। तो सिलेबस आपको वेबसाइट से मिल जाता है। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको 2020 का जो एडवर्टाइज है उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसमें एक परिशिष्ट दिया हुआ है, अपेंडिक्स 4, उसमें प्लान दिया हुआ है इसका एग्ज़ाम का, और अपेंडिक्स 5 में पीटी का दिया हुआ है। तो ऐसे ही वहाँ पे सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो हमें मेनली पीटी पे ही बात करना है, मेंस पे अलग से बात करेंगे। उसमें कैसे कैसे पेपर है। पीटी में 2 पेपर है। फर्स्ट पेपर पे उस पर बात करें। सेकंड पेपर वो क्वालिफाइंग है, तो वो आप वहाँ पे देखेंगे। कोई भी एक किताब ले लेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी आपको आती रहेगी, तो आप उसको कर लेंगे। थोड़ा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग और ये चीज़ें हैं वहाँ पे सिलेबस में, तो वो आपको करेंगे तो वो आप क्वालिफाई कर लेंगे। 33% है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बात करना है फर्स्ट पेपर पे। फर्स्ट पेपर इस बार 2019 का जो पेपर देखा गया तो वो बहुत ही, उसमें पैराडाइम शिफ्ट आपको दिखेगा, बहुत सारा उसमें चेंज दिखेगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये यूपीएससी पैटर्न पे अभी पेपर आया है, लेकिन वो पेपर अच्छा है, उसका लेवल बहुत अच्छा है और वो आपके सिलेबस को एज इट इज फॉलो करता है। इसमें जो आप उसका सिलेबस निकालेंगे तो 2 शब्द आपको पहले ही मिलेगा कि एक तो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और दूसरे आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ये दोनों 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आप दोनों को एक मत समझिए। ऑब्जेक्टिव अलग होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो है वो है, उसमें आपका कोई अपना विचार नहीं है, आपकी समझ से उसमें नहीं चलेगा। जो है सही बात वही चलेगा, उसमें कोई सब्जेक्टिव व्यू नहीं लगेगा और उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहेगी। तो वो एक ओवरऑल नेचर है पेपर का, उस तरह से रहेगा। और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। अभी तक तो 4 ही विकल्प आते रहे हैं, किसी किसी स्टेट में 5 भी आते हैं। मल्टीपल चॉइस का मतलब कि 4 ही हुआ, 4 ही आएंगे आपको। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन रहते हैं, 4 तरह के हैं, और भी 1-2 तरह के हैं जिसको छोड़ देते हैं, उसके लिए अलग से बात करेंगे किसी दिन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी आप ये समझिए कि एक तो क्वेश्चन जो होता है वो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन होता है, और दूसरा जो है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, और तीसरा कोडिंग का होता है, और चौथा वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। वन लाइनर जब ज़्यादा होता है तो आप बोलते हैं पेपर जो है इजी था, और बाकी ये तीनों जैसे जैसे ज़्यादा रहते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं, पेपर जो है थोड़ा टफ था। और इस पेपर में यही इसकी खासियत है 2019 के पेपर की, कि ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन कम थे, और जो इसके मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजनिंग और कोडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। इसलिए ये आपको लगा होगा कि थोड़ा पेपर टफ था। टफ नहीं था, पेपर इतना बैलेंस था कि उसको आप कोई कहता है कि ये बहुत ही कठिन था तो वो भी नहीं कह सकता, और कोई कह दे कि ये बहुत आसान था वो भी नहीं कह सकता है। वो बीच का एकदम बैलेंस पेपर था। बैलेंस इस संदर्भ में भी था कि जो सारे सेगमेंट थे वो सारे सेगमेंट उसमें कवर किए गए हैं, और एक समान रेशियो में वो सेगमेंट कवर किए गए हैं। और आप उसको गिनेंगे तो
उससे पता चलेगा कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए वो 23 क्वेश्चन आए, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए वो 23 क्वेश्चन आए, जो साइंस के क्वेश्चन आए वो 25 क्वेश्चन आए, एनवायरनमेंट के 18, पॉलिटी के 18 और इकोनॉमिक्स के 13, इकोनॉमिक्स के मतलब कि इकोनॉमी वो 13 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स भी ऐसे ही 20 क्वेश्चन आए और जो जीके वगैरह के 4-5 क्वेश्चन आए। तो ये इस तरह से इसका सेगमेंट वाइज बैलेंस और रेशियो भी बहुत संतुलित था और इसका कंसेप्ट और फैक्ट्स का बहुत अच्छा संतुलन था। कंसेप्ट ज़्यादा था, वो रहना भी चाहिए। फैक्ट तो केवल सपोर्टिंग होता है, मेन तो आपका कंसेप्ट होता है। और सिलेबस आपसे डिमांड करता है कि ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो, सामान्य आपका एक उस पर जानकारी हो। सामान्य जानकारी का मतलब ये है कि आप बहुत उसमें डेप्थ में न जाएं, आप जानते रहें। तो इस तरह से पेपर संतुलित था। और अभी इसमें हम सेगमेंट वाइज 6-7 सेगमेंट है, तो उसमें सेगमेंट वाइज बात करेंगे अलग अलग, लेकिन अभी 1 या 2 सेगमेंट पे हम बात करते हैं आपसे। इसमें जो पहला सिलेबस में होगा वो करंट अफेयर्स का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन अभी हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में जो इनके क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ही कंसेप्ट के क्वेश्चन आए हैं। मेडिवल और एंशिएंट पूरा हिस्ट्री है, सिलेबस में पूरा हिस्ट्री है, उनको कहने के लिए पूरा हिस्ट्री है। जो उन्होंने लिखा है कि ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, तो इंडियन हिस्ट्री का। तो इसमें मेनली आप देखेंगे तो एंशिएंट और मेडिवल में कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। इस पूरे इतने लंबे इतिहास में केवल 2 क्वेश्चन आपको आए हैं इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के, जिसमें एक क्वेश्चन तो ये है कि राजधानी मिलाने के लिए है साउथ की हिस्ट्री से, और दूसरा भी एक क्वेश्चन है युद्ध का और उसका सन डेट का मिलान करना है। तो वो आसान प्रश्न है और वो डीप प्रश्न नहीं है पॉलिटिकल के। और बाकी जो क्वेश्चन आए हैं इसमें नाथ संप्रदाय से क्वेश्चन आया है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया है, इनके मुगलों के राजस्व प्रणाली से क्वेश्चन आया है, मध्यकालीन लिटरेचर से क्वेश्चन आया है, एडमिनिस्ट्रेशन से इनके क्वेश्चन आया है। तो ये कुल मिला करके आपको ये संकेत दे रहा है कि आपको उन तथ्यों के महाजाल में उलझना नहीं है। आप उलझेंगे तो फिर उलझते रह जाएंगे कि हिस्ट्री में तथ्यों की कमी नहीं है। उसमें एक से एक किताबें आती हैं जो कुछ भी नहीं छोड़ती हैं, सब उसमें सम्मिलित कर लेती हैं, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, इनसे इकट्ठा करके उनसे इकट्ठा करके सब मोटा ग्रंथ बना देते हैं। तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट में और मेडिवल में वो सब नहीं करना है। एंशिएंट में और मेडिवल में मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो एनसीईआरटी पुरानी आती थी वो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी होती थी, ये हमारी पर रखी हुई है, बहुत पुरानी है। आप देख ये फट गई है ये एनसीईआरटी, लेकिन ये जैसी है एनसीईआरटी वैसी मतलब बहुत कम किताबें लिखी जाती हैं। जो ये तीनों किताबें लिखी गई, ये आर.एस. शर्मा ने इसको लिखी थी। इसको देखिए, इस किताब को बहुत जगह जगह पढ़ा है हमने, इस पे इसको लिखा है। और इसको आप जितनी बार भी पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि ये जो है ये बहुत शानदार किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आपके ये आर.एस. शर्मा की लिखे, आर.एस. शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री के बढ़िया अथॉरिटी है, उनकी बात चलती है। और जो इनका मेडिवल में है, मेडिवल में भी सेम ही कंडीशन है। इसमें सतीश चंद्र ने ये किताब लिखी थी, ये भी आप देखिए ये भी बहुत पुरानी किताब है। और इसी तरह से एक मॉडर्न की किताब है, वो मैंने कहीं रखी हुई है, मॉडर्न की किताब अभी है नहीं एनसीईआरटी, लेकिन ये तीनों किताब मेरे ख्याल से इसमें आती है, शायद मॉडर्न की आती है या दोनों आती है, मुझे नहीं ये पता। लेकिन एक का तो कंफर्म है कि जो मॉडर्न की आती है वो किसी पब्लिकेशन से आजकल आने लगी है, ओरिएंटल ब्लैक स्वान ऐसे कुछ है, वो आप देख लेंगे, वो मिल जाएगी आपको। बिपिन चंद्रा के मॉडर्न इंडिया की किताब, उससे आप पढ़ेंगे
एंशियंट और मिडिवल एनसीईआरटी, ये वाली एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। मॉडर्न में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। मॉडर्न में एनसीईआरटी को आप बेस बनाएंगे, बहुत बढ़िया। उसका जो चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर है मॉडर्न का, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। आपको वो हम कभी बताएंगे, शुरू करेंगे जब आपको मॉडर्न पे बात करना, कि कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ें और उसको फैक्ट्स कैसे पढ़ें। तो मॉडर्न पे जब बात करेंगे तो बताएंगे उसको। एनसीईआरटी को आप पढ़िए, बिल्कुल अच्छी किताब है, उसको बेस बनाइए मॉडर्न इंडिया के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। उसमें आप जोड़िए दो किताबें, एक तो बिपिन चंद्रा की किताब, बहुत ही नॉवेल टाइप की किताब है, एग्ज़ाम के लिए लिखी नहीं गई थी वो किताब, लेकिन आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। पहली बार आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इतनी मतलब नेशनल मूवमेंट पे किताब है, बढ़िया लिखी हुई किताब है। हालांकि उससे बहुत दिन से लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इधर जो स्पेक्ट्रम की एक किताब है तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, क्वेश्चन आंसर की तरह से वो लिखा हुआ एक नोट्स टाइप का है। उसको आप पढ़ेंगे तो उससे मेंस में अच्छा आप लिख पाएंगे। तो ये दो चीज़ें आप जोड़ लीजिए। बाकी आप थोड़ा फैक्ट्स का कलेक्शन करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पहले किरण कंपटीशन की आती थी पतली सी किताब, ऑप्शनल वाले लोग पढ़ते थे यूपी में, उससे पास भी हो जाते थे। तो वो एक किताब है। तो ये आप हिस्ट्री में आप पढ़िए, इससे आपके हिस्ट्री का काम चल जाएगा। और ये ज़्यादा नहीं है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में इतना नहीं वो घबराना चाहिए। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे, आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन होगी, तो वो ज़रूरी है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी उससे क्लियर हो जाएगा कि। लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री पे और अजीब अजीब तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है आए हुए हैं पहले, उन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो चल जाएगा। अच्छा, ज्योग्राफी की बात है तो ज्योग्राफी में आपको इसमें भी बहुत कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए हैं। पेपर आपके पास होगा 2019 का, आप निकाल के देख लीजिए। उसमें आप कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप जो लोग थोड़ा जानते हैं, कुछ दिनों का उनका एक्सपीरियंस है वो, और उन्होंने कंसेप्ट पढ़े हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, ज्योग्राफी के बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए हैं। पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते थे, इधर बीच में थोड़े से उसका ट्रैक चेंज हो गया था, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे थे। नहीं तो पहले तो डी आर खुल्लर वगैरह चलती थी, वो उस टाइम में पढ़ते, एनसीईआरटी लोग पढ़ के एग्ज़ाम देते थे। पीसीएस में भी, पीसीएस का स्टैंडर्ड भी पीटी का तो अच्छा हुआ करता था। और अभी उसमें जो इसके कंसेप्ट्स के क्वेश्चन आपको हल करने हैं, उसके पढ़ने हैं, तो वो उसके लिए मैं किताब बता दे रहा हूँ। ये दो किताबें हमारे पास हैं जिनमें से आप कोई एक लिख सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा। एक तो ये महेश बर्नवाल की किताब है, काफ़ी दिन से अच्छी है, आजकल ये अपडेट होकर के भी आ रही है और ये रंग बिरंगा भी इसमें लिखा हुआ है, तो ये अच्छी किताब है, इसको आप ले सकते हैं। दूसरी ये माजिद हुसैन की किताब है, ये इंग्लिश में है लेकिन ये हिंदी में भी आती है। आपको जिससे उसमें मीडियम एग्ज़ाम देना हो वो आप ले सकते हैं। ये दोनों किताब बहुत अच्छी है। ये माजिद हुसैन सर तो इनकी किताब तो बहुत अच्छी है। इधर ही देखा हमने ये, हालांकि जब ये एक सिविल इंडिया कोचिंग मुखर्जी नगर में थी, वहाँ पे पढ़ाने लगे थे, और रमेश सिंह की कोचिंग थी, रमेश सिंह साहब हैं, उनकी भी, रमेश सिंह सर की भी एक किताब है कि अभी इकोनॉमी बताएंगे तो उसको बताएंगे। तो ये किताबें एग्ज़ाम के पर्पज़ से लिखी गई हैं और ये अच्छी हैं किताबें। ज्योग्राफी के अलावा आपको आगे पॉलिटी होगा मेरे ख्याल से, तो पॉलिटी में भी बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन आए हैं। आप देखेंगे जो इसके सम प्रियम्बल पे क्वेश्चन पूछा था, तो प्रियम्बल का क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से पहला ही क्वेश्चन था प्रियम्बल का। और भी जितने भी इसमें क्वेश्चन आए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आए, कोडिंग के क्वेश्चन आए, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए, और
कुछ इसमें अनुच्छेद भी पूछा। और इसमें लक्ष्मीकांत की किताब अच्छी है क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए लिखी गई है और आजकल बहुत ही कारगर हो रही है, बहुत पॉपुलर है और इसको आपके पास होगी भी, जो जिनके पास नहीं है वो ख़रीद लें। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक कभी आपको फुर्सत मिलेगा तो डीडी बसु पढ़िएगा, ये बहुत दिन से बहुत अच्छी किताब है और ये एक तरह से रेफरेंस की तरह भी यूज़ की जाने लगी। बहुत अच्छा लिखा हुआ है इनका जो रेफरेंस दिया जाता है। और इकोनॉमी में आप देखेंगे, इकोनॉमी में 2 किताबें हैं। एक तो ये रमेश सिंह साहब की हमने बताई ही, और दूसरी किताब है ये लाल एंड लाल की, हसन लाल की किताब है। तो ये किताबें, इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। जैसे आप रमेश सिंह ना पढ़ना चाहें तो यूपी के लिए तो आप ये पढ़ सकते हैं लाल एंड लाल, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे अपडेट करके। ये हम इधर रख देते हैं इसको, डीडी बसु को आप ये वाली किताब पढ़ लीजिए। और इसमें हम प्रेफर करेंगे कि आप पहले इसको माजिद हुसैन साहब को पढ़िए, जब इसमें मास्टरी हासिल हो जाए तो इसको भी देखिए, ये अच्छी किताब है, ठीक है। और इतना है। साइंस में ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन साइंस के आप देखेंगे तो उसका तैयारी आसान है, पिछले पेपर आप ज़रूर सॉल्व करिए, पूर्वावलोकन के सभी सेगमेंट में आप सॉल्व करिए, लेकिन साइंस में आपको वो मिलेगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन आए हैं जनरल साइंस में। इसमें एक मेडिकल टेक्नोलॉजी की किताब आती थी बाणी पब्लिकेशन से बहुत दिन पहले, अभी भी शायद आती होगी। उसमें अच्छा है, वो मेनली ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको। बायोलॉजी में तो बॉटनी से कम आते हैं, उधर फिजिक्स से कम आएंगे, केमिस्ट्री से कम आएंगे। तो जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे हो जाएगा। और अगर पढ़ना चाहें तो थोड़ा सेलेक्टिव हो करके वो जो लुसेंट वाली किताब आजकल चलती है तो उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें आप लेकिन सेलेक्टिव होकर पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा अभी के लिए दिक्कत हो जाएगा, बाकी टाइम आपको मिलेगा तो। अच्छा, एनवायरनमेंट से जो किताब है, एनवायरनमेंट की किताब भी ये जो एक माजिद हुसैन साहब की किताब है, इसको हमने पढ़ा है। ये बहुत अच्छी और बहुत कंसेप्चुअल किताब है, ये आपको पढ़नी चाहिए। ये किताब एनवायरनमेंट के लिए इसको बेस बनाना चाहिए। बाकी इसमें जोड़ घटाना करने के लिए आपको ये जो आई है इसकी बाणी की, इसको पढ़ना चाहिए। तो ये सब सोर्स मटेरियल है, इसको आप पढ़िए। इस सोर्स मटेरियल आपको बताने का मतलब क्यों है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है और स्टैंडर्ड किताबें हैं, इनको पढ़ेंगे आप तो इनको आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आजकल जो पेपर का ट्रेंड है उसके हिसाब से है। बहुत सारे लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं तो उसमें बाणी बहुत चलती है, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा था कि बाणी अभी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। इस वाले पैटर्न में तो बाणी चलेगी, आप पढ़े हैं तो उसको आप मेंटेन रखिए, लेकिन उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। वो बहुत ही फैक्चुअल लिखा हुआ है, बहुत कलेक्शन है, कलेक्शन के हिसाब से तो वो अच्छा है, लेकिन उसको आप मॉडिफाई करके थोड़ा सा आप कंसेप्ट पर जोड़ दीजिए। उसके लिए आप एनसीईआरटी पे जा सकते हैं, कोई भी बेसिक टेक्स्ट बुक पे जा सकते हैं, उसके साथ उसको जो आपने उसकी तैयारी कर रखी है बाणी की, उसको आप मेंटेन रखिए। वो पढ़ाई को मेंटेन रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी में आप जोड़ते घटाते जाते हैं। वरना आप एक चीज़ पढ़े हैं, उसको तैयार किए हैं, फिर उसको भूल करके दूसरा चीज़ तैयार करेंगे, तो इस तरह किताब तो संजाल में नहीं पढ़ना चाहिए। और हमारा जो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वो ये है कि किताबों की भरमार है, चैनल्स की भरमार है, पीडीएफ उपलब्ध कराने वालों की भरमार है। तो
इस पूरे जो सूचना का कूड़ेदान है, इसमें आप ऊपर नीचे होते रहेंगे और मामला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। कम जो है सोर्स रखिए, तैयारी उसमें आपकी अच्छी हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा सोर्स के उसमें चक्कर में न पड़िए और कंसेप्चुअल तैयारी करिए। एक ही किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा सोर्स के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और आपकी अच्छी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। पीटी के लिए उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन भी देखें उसके साथ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2019 का पेपर आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत बैलेंस पेपर बनाया गया है। उसी तरह के पेपर की आगे संभावना है कि वो आगे कंटिन्यू करेगा। इसलिए आप कंसेप्ट की तैयारी करिए, अच्छी किताब से तैयारी करिए, उसके साथ जो है प्रश्नों का उसमें करंट अफेयर्स रह गया था। तो करंट अफेयर्स तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, तो इसलिए इस पे बात करके और आपको कैसे पढ़ना है इस पे पूरी बात हमारी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर सेगमेंट वाइज कोई स्पेसिफिक चर्चा होगी तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो जो करंट अफेयर्स की तैयारी है प्रारंभिक परीक्षा में, वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर उसकी तैयारी नहीं की गई तो आपकी चाहे जितनी भी तैयारी है वो तैयारी आपकी विफल हो जाएगी और आप पास नहीं हो सकते। इस बात का बिल्कुल तय है कि आप अगर करंट अफेयर्स औसतन 25 क्वेश्चन आप मान के चलिए, कभी 20 भी आते हैं, कभी 30 भी आते हैं, तो अगर इसकी तैयारी नहीं है आपकी तो आपकी जीएस की जो बहुत अच्छी तैयारी है वो तैयारी आपकी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, आप नहीं पास कर सकते, क्योंकि बाकी सेक्शन में आप 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी ज़रूरी है। और दूसरी बात कि जब सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस में कुछ भी ज़्यादा मेंशन नहीं है, तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं लगता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो और इसमें हम ये कहेंगे कि सिलेबस में जो लिखा है कि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो घटनाएं हैं उस पे क्वेश्चन आएंगे। और पुराने वाले जो सिलेबस था उसमें थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखा था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हों वो हैं। तो इसमें अब सिलेबस तो इतना नहीं आपको क्लियरली मेंशन है, तो आप भटकते हैं इसमें। तो सबसे ज़रूरी इसमें यह है कि आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और इसमें हमें किस तरह से तैयारी करना है। तो क्वेश्चन का ट्रेंड देखने के लिए इधर 2-4 साल के क्वेश्चन आप देखिए। मेनली आप 2019 का क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ें उससे आपको पता चलेंगी कि एक तो बहुत ज़्यादा आपको गहराई में तैयारी नहीं करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रमुख घटना है उनकी ही आपकी तैयारी करनी है, बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना है। आप जैसे 2019 का जब आप पेपर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे पुरस्कार क्या पूछते हैं, नोबेल पुरस्कार पूछा और आपसे बुकर प्राइज़ पूछा, इसके बारे में पूछा था। तो हालांकि नोबेल प्राइज़ में सेकेंडरी फैक्ट्स के सवाल थे और बुकर प्राइज़ में उसी सवाल को थोड़ा सा घुमा करके था, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम वही चीज़ है। थोड़ा सा अपना जो है रुचि का स्तर गंभीर बनाएंगे तो वो चीज़ हल हो जाएगी आपकी, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उसी तरह से जैसे एक अपॉइंटमेंट से सवाल आया था, तो अपॉइंटमेंट तो आईएमएफ का अपॉइंट था। आईएमएफ तो बहुत बड़ी संस्था है। आपसे खेल रत्न पुरस्कार पूछा था, वो भी पैरा ओलंपिक में मिला था किसी को, दीपा मलिक को।
तो वो पूछा था। नीति आयोग ने एक इंडेक्स बना था, इनोवेशन इंडेक्स, उसमें स्टेट में सबसे ऊपर कौन है, ये पूछा था। फिर आपको इन्होंने ऐसे ही सवाल पूछे थे, जैसे GSLV चंद्रयान जो सेकंड है वो किस GSLV से भेजा गया। तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनको कि बहुत, आप कोई मैगजीन उठाएंगे तो उस मैगजीन के कवर पेज पे ही रहता है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि बहुत आपको गहराई में जा कर के इसकी तैयारी नहीं करनी है, आपको मेजर घटनाओं की तैयारी करनी है, और मेजर घटनाओं में भी बहुत डीप जा कर के आपको जो है तथ्यों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे एक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमें क्या क्या तैयार करना है। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, बहुत ज़्यादा तथ्यों के संजाल में आपको नहीं फंसना है, अधिक से अधिक तथ्य इकट्ठा करने के उसमें चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। एक सामान्य सी जो मैगजीन है, कोई भी जो मंथली मैगजीन आती है, उससे आपका काम चल जाएगा, मोस्टली आपका काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत आप उसमें इधर उधर से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैगजीन का मतलब ये है कि जो UP PCS के लिए मेरा अनुभव है, तो जो प्रतियोगिता दर्पण आती है वो UP PCS के लिए स्पेशली बहुत अच्छी मैगजीन है। उससे आप PT के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और आप जब अपने क्वेश्चन मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो उसमें नवीनतम सामान्य ज्ञान का एक कॉलम आता है उसको, और उसको खेल तक अगर उस पढ़ लेते हैं आप, तो वहाँ से ज़्यादातर सवाल आपके हल हो जाते हैं, उससे मिल जाते हैं। और चूँकि आपका सोर्स लिमिटेड रहता है तो आपको वो चीज़ें याद भी रहती हैं। अब याद करने का ये है कि जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। अब उसका तरीका ये है कि कोई नोट्स आप न बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे क्या है, वो मैगजीन में तो नोट्स ही है, तो नोट्स बनाने से कोई बहुत ज़्यादा उसमें आपको टाइम अपना वेस्ट करेंगे, कोई मतलब ख़ास है नहीं। और आप उसको मंथली जो मैगजीन आती है उसको सुबह में जैसे पेपर आप पढ़ते हैं तो पेपर को बहुत ज़्यादा टाइम न दें। पेपर कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जैसे द हिंदू पेपर आता है, वो बहुत अच्छे आर्टिकल होते हैं। कुछ हिंदी वाले बड़े पढ़ने के शौकीन होते हैं, वो जनसत्ता लेते हैं, उसमें भी आर्टिकल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। और न्यूज़ का कवरेज द हिंदू वगैरह का बहुत ज़्यादा है, तो वो इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है, उससे जो है आपको फ़ायदा भी है। लेकिन आप PT के नज़रिए से अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान करता है। तो आप मोटा मोटा आप एक तरीका तो ये है पेपर पढ़ने का, पेपर पलटिए, आपके पेज पे दिख जाएगा काम का कौन है, टिक लगाइए, दूसरा पेज पलटिए, टिक लगाइए, ये न्यूज़ पे ये न्यूज़ हमारे काम का है, चौथा। तो ऐसे पेपर पे टिक लगा के 8-10 न्यूज़ होंगे, किसी किसी दिन 1 ही 2 न्यूज़ होगा, और उसको आप पढ़ करके पेपर रख दीजिए। आप उस पेपर से नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे तो वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, और आपको जो है फ़ायदे की जगह नुकसान करेगा।